हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। एनडीपीएस एक्ट 1985, इसका ये जो लेक्चर नंबर है ये आपका 2 है। इससे पहले का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेसिक्स आपको हर एक एक्ट के पता होनी चाहिए, तभी जाके आपको एक्ट का इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो नए वीडियोज़ हैं उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। एनडीपीएस 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक आपका होता है नारकोटिक ड्रग्स, जो कि प्लांट्स वगैरह से बनाई जाती है, उनके डेरिवेटिव से, और एक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करती है। स्केड्यूल भी दिया गया इस एक्ट के साथ में। स्केड्यूल में सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कौन से सब्सटेंस साइकोट्रोपिक होंगे, जिसमें बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल से बना के आपकी टैबलेट्स, मेडिसिन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आज इन दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो एनडीपीएस एक्ट है ये कब फोर्स में आया। 1985 का एक्ट है, तो इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डेट में आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ इनेक्टमेंट होती जिस दिन प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो क्या कर देते हैं, उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, वो उसकी इनेक्टमेंट डेट होती है। तो जब एनडीपीएस बिल लाया गया होगा पार्लियामेंट में, तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर करके बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया 16 सितंबर 1985 को। फिर बात करते हैं इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी किस दिन से देश में लागू हुआ। प्रवर्त कब से हुआ, प्रवर्त तिथि इसकी क्या रहेगी। तो प्रवर्त तिथि इसकी जो है वो चिल्ड्रन डे के ऊपर है, 14 नवंबर 1985। 14 नवंबर चिल्ड्रन डे के उसमें मनाया जाता है, आप सबको पता है, इंपॉर्टेंट डे है तो आप भूलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट हमने इसका एक बेसिक स्केलेटन का बात किया था कि एनडीपीएस एक्ट 1985, इसके अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं, कितने स्केड्यूल हैं और किस बारे में बात करता है, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमने साथ ये भी बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इस एक्ट को बनाने के लिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देते हैं। तो हमने पिछले इसके सारे लेक्चर्स को अच्छे से, अगर आपने देखा होगा पिछले वाले को, तो उसमें हमने इसके चैप्टर्स का डिवीजन किया था। तो टोटल जो चैप्टर्स हैं हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 6 चैप्टर्स हैं, जिनमें 2 चैप्टर्स नए ऐड किए गए हैं जो इस 6 के अलावा हैं। 1 to 6 चैप्टर्स हैं और 2A एंड योर 5A, ये 1989 के अमेंडमेंट में यहाँ ऐड किए गए थे। ये तो बात होगी चैप्टर्स की। अब सेक्शंस कितने आते हैं, तो टोटल सेक्शंस 83 हैं। बहुत सारे नए सेक्शन भी ऐड किए गए हैं, जैसे चैप्टर 2A में ऐड हुआ है, 5A में ऐड हुआ है। अब 5A में अगर आप देखेंगे तो 68A से लेकर 68Z तक है। ऐसा टोटल नंबर ऑफ सेक्शन तो काफ़ी बढ़ जाएंगे। एक स्केड्यूल दे रखा है यहाँ पे। स्केड्यूल किस बारे में बात करता है कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो हैं उनकी लिस्ट दी गई है वहाँ पे। ये तो हो गया इसका बेसिक स्केलेटन। साथ ही साथ अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। अमेंडमेंट्स इसकी 1985 में एक्ट बना था, उसके बाद इसको अमेंड किया गया 1988 में, फिर इसको अमेंड किया गया 2001 में, और पिछले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। जो 2001 की अमेंडमेंट थी वो थोड़ी सी इसको बहुत ज़्यादा रिजिड बना रही थी, तो उसमें जो मेडिकल यूज होता है ना वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गया था। तो 2014 में थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल किया गया है। तो ये इसके अमेंडमेंट ईयर्स हैं, इनकी भी हम सबकी बात करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले हम आते हैं एक्ट की शुरुआत पे। आज सबसे पहला हमारा आता है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में 2-3 सेक्शन दिए गए, 1 से लेकर 3 तक। चैप्टर 1 जो डील करता है वो 3 सेक्शनों से डील करता है। सबसे पहला जो सेक्शन है, सेक्शन 1 सभी में जनरली क्या होता है आपका, शॉर्ट, टाइटल एंड एक्सटेंट। तो इस एक्ट को क्या जाना जाएगा, इसको हम बोलेंगे एनडीपीएस एक्ट 1985, ये इसका नामकरण हो गया। इट एक्सटेंड टू होल इंडिया, ये होल इंडिया पे लागू होता है। अब यह स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है, मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये होल इंडिया अभी आया है 2019 के J&K के जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसके बाद। ऐसा नहीं है, होल इंडिया एनडीपीएस एक्ट शुरू से लागू है। फ्रॉम 1985, सिंस 1985 इट इज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। इसके अलावा कहां अप्लाई होता है ये,
होल इंडिया पे तो है, इसके अलावा जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, अभी चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो इंडिया के अंदर है, इंडिया से बाहर है, एनीवेयर, द इंडियन सिटीजन ऑलवेज कैरीज द बैगेज ऑफ द एनडीपीएस एक्ट विद हिम। वो जहां भी जाएगा एनडीपीएस एक्ट उसके साथ साथ, तू जहां जहां चलेगा इसका साया तेरे साथ होगा। दूसरा कहां एप्लीकेबल होता है, जितने भी कोई पर्सन, चाहे वो फॉरेनर, ऑल पर्सन्स, यानी कि चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, अगर वो किसी भी शिप के एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है उन पर बोर्ड है, तो वहां पर भी ये उन लोगों पर भी लागू होगा। आपको ऐसी कुछ चीजें ध्यान नहीं आ रही, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी एंड दिस इज सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी, आप उससे लिंक करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो सेक्शन है वो बात करेगा डेफिनेशंस की। इन्फोर्समेंट डेट हम आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सेक्शन 1 तो मैं आपको बस एक एप्लीकेबिलिटी पता होनी चाहिए कि कहां कहां एप्लीकेबल होता है। होल इंडिया पे, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड एवरी पर्सन, लेट इट बी फॉरेनर और इंडियन, ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। कोई भी ऐसा भाई जहाज है, समुद्री जहाज है जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, मान लीजिए इंडियन एयरलाइंस का जहाज है, इंडिगो का जहाज है इंडिया का, और वो लंदन में है, तो उसमें भी अगर जितने लोग उसमें सवार हैं उन सब के ऊपर एनडीपीएस एक्ट लागू होगा। अब सेक्शन 2 बात करेगा डेफिनेशंस की। अब डेफिनेशन पे जाने से पहले मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें कुछ चीजों को यहाँ पे समझना होगा। हमने कल बात की नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की, इसका डिवीजन कैसे होगा। तो देखिए, जो आपकी नार्कोटिक ड्रग्स हैं और दूसरी चीज आपकी आ जाती है यहां पे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। अब नार्कोटिक ड्रग्स को जो डिफाइन किया गया है तो वो कहां डिफाइन है, 2K14 में। अब इसको कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है, वैसे जनरली आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, और वही 223 में किसका दिया गया है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का। अब नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में हमने कल बात की थी कि इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक हमारे जो भांग के पौधे होते हैं जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैनाबिस, कैनाबिस प्लांट, कोकीन के लिए कोका प्लांट, और ओपियम, अफीम। तो इन तीनों कैटेगरीज को आज हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे ताकि आपके डेफिनेशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जनरली अगर हम बात करें डेफिनेशंस की तो आप 2A पर आइए, सॉरी 2.1 पे। जो 2 का 1 है वो बताता है आपको एडिक्ट की। जो भी नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह लेता है वो बंदा इसका एडिक्शन हो जाता है। तो एडिक्शन का मतलब क्या है कि अ पर्सन हु हैज डिपेंडेंस ऑन एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, जो क्या हो जाता है, डिपेंड रहता है किसके ऊपर, या तो नार्कोटिक ड्रग पे या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस पे, उसको हम एडिक्ट कहेंगे। अब 2 का जो सेकंड है वो किसके बारे में बात करता है, वो बोर्ड की बात करता है कि कौन सा बोर्ड होगा। तो बोर्ड यहां किससे मतलब है, बोर्ड का मतलब है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के अंदर, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, कौन सा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। और इसे किस एक्ट के अंतर्गत बनाया जाता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, इसको हम बोर्ड कहेंगे। ये बस आपको इंडेक्स बेस पता होने चाहिए। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन पे। सबसे पहले हम कैनबिस प्लांट की बात करेंगे। तो कैनबिस प्लांट जो बताया गया है वो बताया गया है आपके 204 में। उसके लिए एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज योर कैनबिस प्लांट, और इसको डिफाइन कहां किया गया है, 2 का 4। अब 2 का 4 आप पढ़िए, मीन्स एनी प्लांट ऑफ द जीनस कैनबिस, भांग के पौधे को क्या कहते हैं हम, कैनबिस प्लांट कहते हैं। और 2 का 4 जो है इसकी डेफिनेशन देता है। पहले 2 का 4 पढ़ना है हमें, ठीक है। 2 के 4 को हमने डिवाइड किया था कैनबिस प्लांट को 3 चीजों में, 3 जगह डिवाइड किया था हमने इसको।
कहाँ कहाँ डिवाइड किया था कि कैनाबिस प्लांट से कैनाबिस हेम्प बनती है और मेडिकल कैनाबिस में भी हम इसको यूज करते हैं। अब जो दो चीजें हैं आपकी, एक है जिसको हम बोलते हैं गांजा, ठीक है, और एक आपका होता है भांग, और एक आपकी होती है चरस। तो डेफिनेशन नंबर 2 of 3 पे आइए आप, 2 of 3 जो किसकी बात करता है, कैनाबिस हेम्प की बात कह रहा है। देखिए कैनाबिस हेम्प में सबसे पहले चरस की बात की गई है। क्लॉज ए, चरस क्या होता है, ठीक है। चरस जो है आपकी कैसे बनती है, ये आपका 2 of 3 of A है, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिए 2 of 3 of A। चरस दैट इज सेपरेटेड रेजिन इन वट एवर फॉर्म, पौधे से निकलने वाली रेजिन एक तरह का चिपचिपा द्रव्य से बनती है चरस। अंडरस्टूड, ये डेफिनेशन ऑफ 2 of 3 of A है। जो इस पौधे से एक चिपचिपा टाइप का द्रव्य निकलता है उससे तो बना ली जाती है चरस, और इसके पौधे के जो फूल और पत्तियां हैं वो जड़ है, इसके फूल पत्ती और जड़ इनको सुखा के क्या बनाया जाता है, गांजा। इसको पढ़ना है आपको 2 of 3 of A में, सॉरी B में, ठीक है। गांजा क्या है, दैट इज अ फ्लावरिंग ऑफ फ्रूटिंग टॉप ऑफ कैनाबिस प्लांट एक्सक्लूडिंग द सीड एंड लीव्स when not accompanied by the topper by whatever name they may be known as or that designation। यानी पौधे के जो फूल होते हैं ना उसके सिर वाले, ठीक है, तो उनको उनसे क्या बनाई जाती है, आपकी गांजा बनाया जाता है। तो आपको पता लग गया इसी पौधे से क्या क्या चीजें बनती है, या इनका कोई भी मिक्सचर हो उसे क्या कहा जाएगा, आपका कैनाबिस हेम्प कहा जाएगा। अब इसके साथ ही साथ एक डेफिनेशन और आपको पढ़नी है जो कहां दी गई है, 2 के 12 में। अपने डायरेक्ट में 2 का 12 खोलिए। 2 का 12 किसकी बात करता है, मेडिकल यूज में जो कैनाबिस यूज होती है उसके बारे में, यानी मेडिसिनल कैनाबिस। मेडिसिनल कैनाबिस, मेडिसिनल कैनाबिस क्या है आपकी, कि कोई भी ऐसा मेडिसिनल हेम्प या उसका एक्सट्रैक्ट जो किसमें यूज होता है, मेडिकल इसमें यूज होता है। इन्हीं को जहां पे मेडिकली यूज किया जाता है तो वहां ये चीज देखिए आपकी ना नर्वस सिस्टम बहुत स्लो कर देती है, तो इसको बहुत पहले से यूज किया जाता रहा है। यानी कि आपने पढ़ा कैनाबिस प्लांट, जिसको कहां डिफाइन किया गया कैनाबिस प्लांट को, 2 of 4 में। इसको हमने डिवाइड कर दिया किस तरह से, 2 चीजों में। एक को हमने कहा कैनाबिस हेम्प, कैनाबिस हेम्प के फिर हमने 3 पार्ट बना दिए। पहला जो पार्ट था वो उसका बात करता है चरस की, दूसरा पार्ट बात करता है गांजा की, और तीसरा जो बात करेगा मिक्सचर की। और कैनाबिस हेम्प कहां पे डिफाइन है आपका, 2 of 3 में। फिर एक आपका आता है मेडिसिनल कैनाबिस, यानी कि कैनाबिस हेम्प को जब मेडिकल पर्पज के लिए यूज करते हैं तो 2 of 12 में उसको मेडिकल कैनाबिस कहा जाता है। यानी भांग से रिलेटेड 3 चीजें, 3 डेफिनेशन आपकी कवर हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम कोका पे। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कोका प्लांट है, इसमें ना बेरीज लगी होती है ऐसे, अगर आप देखें तो बेरीज होती है, इन्हीं से ऐसा पाउडर बनता है जिसको लोग ना अपना ऐसे करेंसी नोट को फोल्ड करके, उससे आपने बहुत बार मूवीज वगैरह में इसको देखा होगा। अब कोका प्लांट कहां डिफाइन है आपका, कोका प्लांट का 2 of 7 में, 2 of 7 में डिफाइन है। अब कोका प्लांट होता क्या है भाई, एनी स्पीसीज ऑफ द जीनस एरिथ्रोजाइलॉन की, एरिथ्रोजाइलॉन एक स्पीसीज है जिसका ये एरिथ्रोजाइलॉन, इस स्पीसीज का ये पौधा होता है, और ऐसे बेरीज से चीजें बनाई जाती हैं। अब इससे 2 चीजें बनती हैं, एक तो होता है कोका लीफ, कोका लीफ। अब कोका लीफ का डिफाइन है 2 of 6 में, याद रखिए डेफिनेशन, कोका प्लांट 2 of 7 में है, कोका लीफ 2 of 6 में है। कोका लीफ का क्या मतलब होता है, एक तो इसका लीफ भाई बाय नेम इटसेल्फ, लीफ ऑफ द कोका प्लांट एक्सेप्ट लीफ विच ऑल
इगोनाइन, कोकीन एंड एनी अदर इगोनाइन एल्कलॉइड्स हैव बीन रिमूव्ड। यानी कोका के पौधे की पत्ती है और वो पत्तियां नहीं है इसमें जिसमें से एकागोइन, कोकेन और अन्य जो निकाल लिए गए, यानी इसकी पत्ती से क्या क्या निकाल लिया गया है। अगर उसमें से कोकीन निकाल ली गई है, एल्कलॉइड्स निकाल लिए गए हैं, उस पत्ती को कोका लीफ इंक्लूड नहीं करता। अदरवाइज सारी पत्तियां भाई जब तक उसमें से कुछ नहीं निकाला तब तक वो पत्ती वहां पे यूज होगी। दूसरा क्या है कि कोई भी मिक्सचर विद और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल but does not include any preparation containing not more than 0.1% of cocaine। अगर किसी में 0.1% 1% की जो है उसमें 0.1% कोकीन उसमें से कम है तो फिर उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसे कोका लीफ नहीं मानेंगे। तो इसको एक एमसीक्यू के लिए याद रखना है। दूसरी चीज क्या पे आती है, कोका डेरिवेटिव्स याद आते हैं। कोका डेरिवेटिव यानी कि देखिए आपने 2 of 7 में क्या पढ़ा कि भी कोका प्लांट किसे कहते हैं। एरिथ्रोजाइलॉन स्पीसीज का एक प्लांट होता है जिसे हम कोका प्लांट कहते हैं। कोका प्लांट से कोका लीफ आता है। कोका लीफ को डिफाइन किया गया 2 of 6 में। कोका लीफ होता है द एवरी लीफ ऑफ कोका ट्री, एक्सेप्ट कौन से नहीं होंगे बस जिनमें से एल्कलॉइड को आपने निकाल लिया, कोकीन को निकाल लिया, इकोगोनाइन को निकाल लिया, उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अदरवाइज सारे जो पत्ते हैं वो कोका लीफ कहलाएंगे। कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें 0.1% से कम कोकीन है उसको भी यह इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो 0.1% भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक चीज आती है कोका डेरिवेटिव्स, यानी कोका से क्या क्या निकलता है आप ये समझिए। यहां पे कोका डेरिवेटिव को डिफाइन किया गया 2 of 5 में। देखिए उल्टा है, ये 7 में यहां है, फिर 6 है, फिर 5 है। इसी तरह का चार्ट आपको बनाना है। कोका डेरिवेटिव से क्या मतलब है कि जो कच्चा कोकीन होता ना, यानी जब कोका की पत्तियों से क्या है भाई कोकीन जब बनाई जाएगी उससे पहले जो है उसे क्या कहेंगे, कोका डेरिवेटिव कहेंगे। अब एक्गोनिन और एक्गोनिन के सभी जितने भी उसके डेरिवेटिव हैं जो हम कोका ट्री से निकालते हैं वो सारे कोका डेरिवेटिव कहलाएंगे। कोकीन अथवा यानी कि बेंजाइल एक्गोगिन का मैथिल एस्टर और उसके जो लवण होते हैं उनको भी। और यहां भी जो है जो क्वांटिटी है वो 0.1% से अगर कम है तो उसे हम कोका डेरिवेटिव में नहीं काउंट करेंगे। अंडरस्टूड। अब आती है तीसरी चीज आपके पास, इसे हम क्या कहते हैं, भांग, सॉरी अफीम। क्या कहते हैं, अफीम। अफीम की खेती जनरली अफगानिस्तान वगैरह साइड में ज़्यादा होती है। इंडिया में इसी के लिए रेगुलेशन के लिए ओपीएम एक्ट आए हैं। पहला ओपीएम एक्ट कब आया था, 1857 में, और दूसरा 1878 में। अब आप देखते हैं इस तरह की इसके ऊपर छोटे से ना इस टाइप का इसका एक फल टाइप आता है और इसी से बनती है कोकीन। ये आपका कोकीन सॉरी अफीम है। इसी से क्या बनती है, अफीम बनती है। ये जो है ना, ये आप जो देख रहे हैं ये आपकी अफीम है। ऐसी अफीम होती है। मैं आपको पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। आपने देख लिया अफीम होती कैसी है, अफीम का पौधा कैसा होता है। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो बताइए। डेफिनेशन को भी हम समझेंगे। पहले ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, ओपीएम में से डायरेक्टिव्स निकालेंगे, डेरिवेटिव्स, साथ ही साथ इसमें पॉपी स्ट्रॉ निकलेंगी। और पॉपी स्ट्रॉ में क्या हर एक पॉपी स्ट्रॉ को निकालना पनिशेबल होगा, उस चीज को हम समझते हैं। देखिए ओपीएम, ओपीएम यानी कि अफीम, और अफीम को डिफाइन किया गया 2 of 15 में। ये आपका एमसीक्यू बेस जरूर याद रखना चाहिए कि कौन चीज कहां डिफाइन की गई है। अब 2 of 15 अपने उसमें खोलिए एक बार। अफीम मीन्स द कोएगुलेटेड जूस ऑफ द ओपीएम पॉपी। ओपीएम पॉपी जो आपने वो ऐसा ये देखा ना, इसकी जो ये होती है ना, ये दिस इज ओपीएम पॉपी। Any mixture with or without any neutral material of the coagulated juice of the opium poppy
but does not include any preparation containing more than 0.2% of morphine। किसी भी ऐसे प्रिपरेशन को इंक्लूड नहीं करता जिसमें 0.2% से कम आपका मॉर्फिन हो। क्या हो? मॉर्फिन हो। यानी मिनिमम मॉर्फिन 0.2% है, उससे ऊपर होनी चाहिए, तभी उसको हम अफीम की कैटेगरी में काउंट करेंगे। अब अफीम को हमने कैसे डिवाइड कर दिया? एक तो हो गए ओपियम डेरिवेटिव्स। ओपियम डेरिवेटिव, ओपियम डेरिवेटिव कहां डिफाइन है? 2/16 में। 2 का 16 जो है आपका ओपियम डेरिवेटिव की बात करता है। अब इसकी 3 कैटेगरी आती हैं। ओपियम डेरिवेटिव, इसमें देखिए आपको क्या क्या याद रखना है। पहली चीज तो मेडिसिनल ओपियम, सेकंड प्रिपेयर्ड ओपियम, बनाई हुई अफीम। नेक्स्ट आपका आ जाता है फिनेंथ्रिन एल्कलाइड, फिनेंथ्रिन एल्कलाइड। और नेक्स्ट आपका आ जाता है डायरेक्टली मॉर्फिन, डायरेक्टली मॉर्फिन, या कोई भी इन सब का एक मिक्सचर। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। और फिफ्थ क्या आ जाएगा? इन सभी का मिक्सचर कोई भी, वो क्या कहलाएगा? आपका ओपियम डेरिवेटिव कहलाएगा। एक किसी प्रोसेस से जब गुजारा जाता है, इसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो की जाती है, इसको जब मेडिसिनल पर्पज में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है? आपने कहा कि ओपियम डेरिवेटिव समझ में आ गया। अब ओपियम पॉपी एक चीज होती है। क्या होता है? ओपियम पॉपी। अब ओपियम पॉपी क्या होता है? ये चीज आपको डिफाइन मिलेगी 2/17 में। 2/17 क्या कहता है कि ओपियम पॉपी मीन्स द प्लांट ऑफ द स्पीसीज पेपर सोमनीफेरम एल। जो पेपर सोमनीफेरम एल है, इस स्पीसीज का पौधा होता है ओपियम पॉपी। द प्लांट ऑफ एनी अदर स्पीसीज ऑफ द पेपर फ्रॉम द विच ओपियम और फिनेंथ्रिन एल्कलॉइड कैन बी एक्सट्रैक्टेड। कोई ऐसा पौधा जो इससे भिन्न है, लेकिन किसका है? आपके पेपर सोमनीफेरम का है, तो वहां पे अगर उससे भी अफीम निकाली जा सकती तो वो भी ओपियम पॉपी की कैटेगरी में आएगा। अब ओपियम पॉपी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओपियम पॉपी कहां डिफाइन है? 2/17 में। अब इसका देखिए डिवीजन कैसे करेंगे। एक आपकी होती है पॉपी स्ट्रॉ, पॉपी स्ट्रॉ, और दूसरा आपका है पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट, पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट। अब पॉपी स्ट्रॉ कहां डिफाइंड है? ये 2/18 में डिफाइन है। एंड पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट कहां डिफाइन है? 2/19 में डिफाइन है। 17, 18, 19 सीरीज में है। अब देखिए, सबसे पहले पॉपी स्ट्रॉ का क्या मतलब होता है? उसके अगर बीजों को हम छोड़ दें ना, उस पौधे के जो बीज हैं उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसमें जो उसकी जो डंडियां रहती है ना, या जो क्रश जो पाउडर आता है, ठीक है, और जिससे जूस एक्सट्रैक्ट कर चुके होते हैं, उसको कहा जाता है ओपियम पॉपी, सॉरी पॉपी स्ट्रॉ। और पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट क्या है? जब मीन्स द मटेरियल अराइजिंग व्हेन पॉपी straw has been entered into a process for the concentration of its alkaloid। जब अपने alkaloids की प्रोसेस में जाता ही है पॉपी स्ट्रॉ, तो क्या बन जाता है? पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट बन जाता है। अब आपको इसमें और इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। आई होप आपको अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो डेफिनेशंस हैं उसमें आप आज जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम उसकी बात कर लेते हैं। 2/23 जो कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की डेफिनेशन देता है, और सीधी सी चीज़ है कि भाई जो यहाँ पे स्केड्यूल में दिया गया है
वही आपके साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होंगे। फिर बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक स्मॉल, एक कॉमर्शियल और एक इनके बीच की, बिटवीन बोथ ऑफ दिस। 3 क्वांटिटीज हैं। जो स्मॉलर क्वांटिटी है उसको कहाँ डिफाइन किया गया है, 223A में, यानी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के डेफिनेशन का ही सब पार्ट रहेगा। उसके बाद आते हैं कॉमर्शियल क्वांटिटी। एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कि जितने डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं किस में है, आपके अल्फाबेटिक उसमें है। तो कॉमर्शियल तो भाई देखो स्टार्टिंग में है ABC, तो जस्ट कोका प्लांट के बाद ही आएगा, यानी 27A। कॉमर्शियल क्वांटिटी का क्या मतलब है, कैसे पता लगेगा? भाई देखो हमें नहीं पता लगाना, जैसा कौन बताए, कौन सी गवर्नमेंट बताएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बताएगा। स्मॉलर क्वांटिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बताएगा। आपको बस याद रखना कि ये कहाँ डिफाइन है, दैट्स इट, इतना आपको रखना, बाकी इसकी आपको जरूरत नहीं। ठीक है, बाकी जितनी डेफिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे एक बार, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ यही चीज़ें समझाना चाहता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी किया होगा। आपके डाउट सजेशन मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें अपना सहयोग जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।